था कि बाकी चाहे श्रीलंका का उदाहरण लें या फिर बांग्लादेश का उदाहरण लें, तो वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उसका कहीं न कहीं एक संगठन या कोई प्लेटफ़ॉर्म दिख रहा था। अचल मल्होत्रा साहब, ये प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में ये चल के आंदोलन कर रहे हों। अलग-अलग संगठन हैं जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपस में जुड़े, और अब जब हिंसक आंदोलन हो चला तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इस हिंसा में शामिल नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा अपने स्टेटमेंट में, एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनको हम लोग ना तो तभी उनकी ज़रूरत थी ना तो अब मुझे ज़रूरत है, वो लोग शायद लगता है पिछले दरवाजे से इसमें आ चुके हैं। और एक नाम यहाँ पे चल रहा है जो बार बार, जो काठमांडू के मेयर हैं बुलंद शाह साहब, उनका नाम चल रहा है कि वो आकर के सत्ता संभाले। वही जेनजी प्लेटफॉर्म पे नाम निकल के सामने आ रहा है, वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए सीधे तौर पे नहीं है। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है कि ऐसा आंदोलन जिसका नेतृत्व कोई ना कर रहा हो और अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि उसका नेतृत्व कोई भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब इस तरह के स्पॉन्टेनियस लीडरलेस रेवोल्यूशंस होते हैं, तो या तो chaotic कंडीशन में जाके ख़त्म होते हैं, या फिर उनका कोई भविष्य नहीं होता, या फिर ऐसी परिस्थितियों में से कोई नया चेहरा उभर के आता है, जो पूरे माहौल को बदल के रख देता है। ये जो बालेंद्र शाह की बात कर रहे हैं, दावे के साथ मैं ये तो नहीं कह सकता कि बालेंद्र शाह ने किसी तरह से देखिए, बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया था मेयर बनने के लिए, काठमांडू में मेयर बनने के लिए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इंडिविजुअल थे, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके ये मेयरशिप उन्होंने हासिल करी थी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये सब उनका ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ या उनका ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन वो और उनके सपोर्टर्स डेफिनेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ऐसी परिस्थितियों में, जब इवन नेपाल की आर्मी फिलहाल आगे नहीं आ रही है या कोई और दूसरा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और इन एनी केस जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको तो आवाम रिजेक्ट कर रहा है, तो ये एक नया विकल्प है जिसका उनका नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि इनके पास कोई कोई बहुत बड़ा सेटअप या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो देश को चलाने के लिए जो सेटअप चाहिए होता है कि कैसे रातों रात खड़ा करेंगे। बांग्लादेश देखिए, मोर और लेस क्लियर है कि उसमें मोहम्मद यूनुस को इम्प्लांट किया गया था, और वो बहुत पहले से सिस्टमैटिकली कैंपेन चल रही थी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ, और मोहम्मद यूनुस को शायद पहले से अमेरिकन्स ने आइडेंटिफाई करके रखा था कि ठीक समय पे लाके उसे इम्प्लांट किया जाएगा, क्योंकि शेख हसीना थी जो कुछ चीजें थी जो अमेरिकन प्रेशर में नहीं आ रही थी वो। तो बहरहाल उसकी तो एक बैकग्राउंड थी। श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस इस हद तक पहुंच गया था, इन्फ्लेशन थी, भुखमरी थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट किया, और उसके बाद जब उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया उन्हीं नेताओं के हाथ में। और लेकिन जब पहला मौका मिला वहाँ की जनता को, तो उन्होंने पुरानी फोर्सेस को रिजेक्ट करके जेवीपी, जो एक समय में आप जानते ही हैं कि कितनी बहुत ही ब्रूटल थी, एक ब्रूटल फोर्स थी, उन्होंने 2 बार रिवोल्ट भी किया था और उनके हाथों बहुत से लोग मारे भी गए थे, बट उनकी जनता ने ठीक समझा और उन्हें वापस लेके आए। बट यहाँ आज की तारीख में टोटल chaos, टोटल वैक्यूम दिखाई दे रहा है। तो कौन आएगा आगे? ऐसे हालात में अक्सर यही प्रिज्यूम किया जाता है कि जब तक कोई दूसरा विकल्प सामने नहीं आता तो आर्मी टेक ओवर कर लेती है। तो क्या नेपाल की आर्मी इस पोजीशन में है, या उनमें इतना दम भी है कि वो इस लाइन्स पे सोच भी रहे हों कि वो टेक ओवर कर लेंगे? क्या उन्हें भी डर है कि उनके टेक ओवर करने के बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है इस बहुत ही ये इवॉल्विंग सिचुएशन को बहुत ही भारत की तरफ से तो डेफिनेटली मॉनिटर किया जा रहा होगा, और देखना होगा कि आने वाले समय में ये क्या रुख लेता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आर्मी टेक ओवर करे, क्या इतने सक्षम है? क्या आर्मी ने हालाँकि कहा प्रधानमंत्री को कि आप इस्तीफ़ा दीजिए तभी हम आंदोलनकारियों पर काबू पा सकते हैं। एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि राजशाही फिर से लाया जाए। पिछले 16 साल में 13 बार वहाँ की सरकारें बदल चुकी हैं और जब से लोकशाही आई है, लोकतंत्र आया है, तब से भ्रष्टाचार चरम पे पहुँच चुका है। तो ये सारे तमाम आवाज़ें वहाँ पे उठ रही हैं। आरती टिक्कू सिंह, आपको क्या विकल्प वहाँ का दिख रहा है? चूँकि वहाँ का विकल्प हमारे नेपाल के बीच रिश्ते को भी काफ़ी हद तक तय करेगा। चूँकि पिछले दिनों हमने देखा कि चीन की दखलंदाजी बढ़ी नेपाल में। नेपाल ने भी बॉर्डर इशू को लेकर के भारत की तरफ आंखें उठा कर देखना शुरू किया। अब स्थिति बदलेगी तो जाहिर तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आए के रिश्ते कैसे रहते हैं। सबसे
सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? आर्मी टेक ओवर करे, राजशाही आए, या फिर लोकतंत्र में कोई दूसरा टेक ओवर करे? लक्ष्मण जी देखिए, अभी तो फिलहाल आर्मी टेक ओवर करेगी और मुझे नहीं लगता है कि उसके बगैर अभी इमिडिएटली कोई विकल्प है। लेकिन लॉन्ग रन में मैं कहना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए कि अगर आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें और सभी कंट्रीज का जो हाल हुआ है पिछले 75 साल में, पहले तो कोल्ड वॉर के वो विक्टिम्स बने, और मैं इसमें इंडिया को इंक्लूड करती हूँ, इंडिया को अलग नहीं रखना चाहिए। जो नेपाल में हालत हुई है आज, और जो जिस तरह का आक्रोश करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हुआ है, ये आक्रोश हमने स्पोरेडिक इंस्टेंसेस में देखा है, अलग अलग राज्यों में देखा है, हमने दिल्ली में भी देखा है, अलग अलग इश्यूज को लेकर देखा है। जब एनार्की होती है उस वक्त पता चलता है कि जो हमने सिस्टम इतने टाइम से बनाया है या इंस्टीट्यूशंस बनाया है, वो उनकी कितनी मजबूती है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो तब पता चलती है। और फॉर्चुनेटली अभी तक हमने जिस तरह से सीए हैंडल किया है या फार्म प्रोटेस्ट हैंडल किए, मुझे लगता है कि ये सरकार ने अपनी कॉम्पिटेंस तब दिखाई। और जिस तरह से यहाँ बच्चे मारे गए हैं, कोई 20 लड़के मारे गए नेपाल में, उसका ऑटोमेटिकली वो साइकिल ऑफ वायलेंस क्रिएट हुआ, और उसका जो हश्र है, उसका जो आउटकम है, वो आज हमने देखा कि सरकार गिर गई। लेकिन बात है साउथ एशिया की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ये सिर्फ नेपाल का इश्यू नहीं है। अगर आप बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश में भी वो अलग बात है कि चाइना और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है पूरे रीजन में, उसकी वजह से काफी ज्यादा ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो उसका शिकार हो जाती है, कभी यूएस के साथ, कभी चाइना के साथ, और उसी बैलेंस में मारी भी जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे हटके देखें, तो एक कोशिश हुई थी कि पूरी जो साउथ एशिया की कंट्रीज है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, वो एक यूनियन बनाए, वो इकट्ठे हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा नेबरहुड है, और जिस तरह की हमारी अपनी, मैं कहूंगी, फॉरेन पॉलिसी की भी बहुत कमियां रही है, बहुत अभी उसका क्राइसिस हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में देखा, यहाँ नेपाल में देख रहे हैं, हमने मालदीव्स में देखा, हमने म्यांमार में देखा है, श्रीलंका में देखा है। तो फॉरेन पॉलिसी की जो कमजोरियां हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी जो ये आइडिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो छोटे छोटे सारे देश है, जो डेमोक्रेटिकली भी कमजोर है, इकोनॉमिकली भी कमजोर है, मिलिटरली भी कमजोर है, क्या ये इकट्ठे होकर एक फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते थे, जिस तरह से यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाया, या कई सारे अभी भी अगर आप देखें जिस तरह से वेस्ट इकट्ठे होकर वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करता है, वो उस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का जो आइडिया है, वो बेशक लोगों के दिलों में है या दिमाग में है, लेकिन उसकी उस दिशा में अभी तक हम बढ़े नहीं। और मुझे लगता है कि इंडिया चूंकि सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे इकोनॉमिकली भी सबसे स्ट्रांग कंट्री है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है कि ये हमारे सारे नेबरहुड, जब आप एम्बेसडर मल्होत्रा ने सही कहा कि अगर आपका नेबरहुड अनस्टेबल है तो आप पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, आपके यहाँ पे भी बड़ी सारी फॉल्ट लाइंस है, उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जो कोल्ड वॉर में हुआ वो नहीं होना चाहिए। अगर यूएस और चाइना का कोल्ड वॉर लग ही रहा है कि इमर्ज हो रहा है, अगर अगले 10-20 साल में भी वही सिचुएशन रहेगी जो कोल्ड वॉर 1.0 में था और 2.0 में भी होगा, तो मुझे लगता है सभी स्टेट्स को मिलकर सोचने की ये जरूरत है कि अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपनी कंट्रीज की सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो सिक्योरिटी है, वो इसी में है कि इकट्ठे होके इस बात पे सोचे, इकट्ठे होके इस बात पर सोचे। धनंजय त्रिपाठी साहब, बड़ा ही मीनिंगफुल सजेशन है आरती टिक्कू सिंह का, कितना फेजिबल लग रहा है आपको? देखिए, इकट्ठे नहीं, सजेशन तो अच्छा है, और डेफिनेटली अगर हम फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया की बात करें तो किसी तरीके का एक इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन तो जरूरी है, और उसकी आवश्यकता भी है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते हमें एक साथ आने की आवश्यकता है।
लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी साउथ एशिया के अंदर है, पॉलिटिकल इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज है, और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की भी जिस तरह का रिलेशनशिप है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है साउथ एशिया कोऑपरेशन को लेकर के। लेकिन जो नेपाल के अंदर चीजें हो रही है, ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि ओपन बॉर्डर्स भी हमारे उनके साथ है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज नेपाल के अंदर इस कारण है क्योंकि जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि नेपाल के अंदर ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस नहीं हुए हैं। हमने 1950-60 में भी देखा वहां पर कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हुआ, काफी बड़ा आंदोलन चला। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के खिलाफ आंदोलन चला और एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पर रिपब्लिक की तरह आया। और ये जो नौजवान है ये ओली के समर्थक रहे हैं। ये बहुत कम जगह पर उभर के सामने आ रहा है, बातचीत में नहीं आ रहा है कि इसमें से अधिकतर लोग ओली के समर्थक भी रहे हैं। पर ओली ने जिस तरह से एक तानाशाही रवैया अपनाया, और मेरे ख्याल से उनकी अगर आप देखिए तो पिछले इस जनवरी से लगातार ओली को लेकर के एक टेंशन या एक तरह का गुस्सा नेपाल की जनता के अंदर आ रहा था कि वो हर चीज को दरकिनार कर रहे थे। जब उन्होंने ये सोशल मीडिया बैन भी किया तो उनको कहीं से भी अंदाजा नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिपरकशंस होगा। डिमांड आ रही थी और उस डिमांड को भी उन्होंने दरकिनार किया। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का रवैया उनका रहा, और क्या लोग कह रहे कि क्या चाइना फैक्टर है कि किस कारण उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो इनका जो कार्यकाल का जो तरीका था वो नेपाल की जनता के अंदर गुस्सा बना, और इनके ही बहुत सारे जो नौजवान इनके ही समर्थक थे वो इनके खिलाफ खड़े हो गए। और एक और ट्रिगर पॉइंट है सोशल मीडिया में, जो नेपाल के लोगों से बात करके अभी पता चल रहा है कि बहुत सारे कामकाज भी प्रभावित हुए। जो डे टू डे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो सोशल मीडिया के थ्रू चलती थी वो भी इन्होंने पूरी तरीके से ठप कर दिया। एक चीज हमें नेपाल के संदर्भ में ये नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत सारा नेपाल का जो जनता है वो अलग अलग देशों में रहती है, भारत में रहती है, और सोशल मीडिया के तहत वो कनेक्ट भी होते हैं अपने देश से, अपने परिवार से। तो ओली ने इतनी नासमझी दिखाई कि वो कनेक्शन भी इन्होंने काट दिया। इन तमाम चीजों को लेकर के ओली के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा आया, और लोगों ने ये देखा कि चाहे जो भी हो राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं लेकिन वही चेहरे कभी अलग किसी और पार्टी के तहत या किसी और पार्टी के तहत वो आ रहे हैं। तो ये एक गुस्सा तमाम सारी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी आ गया, और ये जो बड़ा ट्रिगर जो वायलेंस में तब्दील हुआ, अगर वहां पे हिंसा ना होती तो युवा ना मरते तो शायद ये हिंसक मोड़ इस तरह से ना लेता। लेकिन उनके मरने के बाद मेरे ख्याल से जो बच्चे थे उनके अंदर और वो क्रोध आ गया, और उसके कारण जिस तरीके का अभी जो रिएक्शंस वहां पे चल रहा है वो काफी मतलब गंभीर है, और इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए।